हेलो एवरीवन, आज हमारा ईएमआई का सेकंड लेक्चर है। इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। दैट इज फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, वेयर थीटा वाज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड हमने डिस्कस किया था किसके बारे में? फैराडेज लॉ के बारे में। फर्स्ट लॉ पढ़ा था हमने क्या कि वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, और वो सर्किट में तब तक रहेगी जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है। देन सेकंड लॉ, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ rate of change of flux, that EMF induced is directly proportional to rate of change of magnetic flux with respect to time. एंड लास्ट में हमने पढ़ा था क्या? लेंज लॉ। इसने बोला था क्या कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी सच दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, मतलब जिस वजह से करंट इंड्यूस हुआ वो अपने ही प्रोडक्शन के कॉज को क्या करता है? अपोज करता है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड का साइन था, देन हमने पढ़ा था क्या? E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। तो ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। अब जो आज का टॉपिक है हमारा, पहले पढ़ते हैं सबसे पहले मेथड्स टू जनरेट और इंड्यूस ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस। अब फेराडेज के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर ईएमएफ जनरेट करनी है तो सिंपली क्या करो? फ्लक्स को चेंज कर दो, कि फ्लक्स को चेंज कर दो और क्या इंड्यूस हो जाएगी? ईएमएफ। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स का फॉर्मूला है फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स को चेंज करने के तीन मेथड हैं। पहला, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, कि ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड कि बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। तो पहला कहते हैं बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड, बाय चेंजिंग द एरिया लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। थर्ड, बाय चेंजिंग द थीटा। थीटा का मतलब क्या? ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक एग्जांपल देख लो कि लेट सपोज, पहले दोनों पॉइंट तो समझ आ जाते हैं इजीली कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, एरिया चेंज कर दो। सपोज किसी टाइम पे ये ऐसे है कोयल की पोजीशन, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है और कोयल भी ऐसी पड़ी है। मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, कोयल भी इसी डायरेक्शन में। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इससे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? 0। अब मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी ही है, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी ही है, तुमने इस कोयल को ऐसे कर दिया, पहले ऐसे थी अब ऐसे कर दिया, मतलब ये कुछ कैसे दिखेगी? ऐसे दिखेगी। ठीक है, ये वाली कोयल है, ये हमने घुमा दी। ठीक है, अब हमने जब घुमा दी तो इससे फ्लक्स पास होगा, मतलब देयर इज चेंज इन फ्लक्स। पहले फ्लक्स कितना था? 0। अब फ्लक्स पास होना शुरू हो जाएगा तो हम बोलेंगे फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या यूनिट होगी? ईएमएफ। तो ये मतलब है कि ओरिएंटेशन चेंज कर दी कोयल की। तो तीन तरीके हैं ईएमएफ जनरेट करने के। पहला, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज कर दो। सेकंड, एरिया ऑफ कॉइल चेंज कर दो। थर्ड, उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दो। ठीक है, तो ये नोट कर लो। अब जो टॉपिक करना है हमने इस लेक्चर में, दैट इज मोशनल ईएमएफ। ठीक है। नो, ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मोशनल ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस्ड due to motion of conductor in magnetic field is known as motional EMF। ठीक है, अब हमने इसका एक्सप्रेशन करना है कि मोशनल ईएमएफ डिराइव करना है। तो पहला एक्सप्रेशन हम करेंगे यूजिंग द Lorentz force।
बेसिकली इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने के दो मेथड हैं, एक तो है बाय लॉरेंट्ज फोर्स, एक है बाय यूजिंग फैराडेज लॉ। तो सीबीएसई में वो किसी मेथड से पूछ सकते हैं, तुम्हें दोनों मेथड आने चाहिए। तो पहले करेंगे हम लॉरेंट्ज फोर्स। तो सपोज करते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्स बनानी है मुझे। ठीक है, यहाँ पर एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है कितनी, L। इसको मूव कर रहे हैं यहाँ पे v वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखते हैं इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी या नहीं होगी, होगी तो उसका रीज़न क्या है। तो अब जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमारी लेंथ L, वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तीनों के आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अब सबसे पहली चीज, अब ये क्या है, एक कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है। कंडक्टर है तो मतलब इसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है उसमें फोर्स लगता है। याद है, तुम्हें पढ़ा था पिछले चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में, वेन एवर अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव नहीं करना चाहिए, इट एक्सपीरियंस फोर्स। और उस फोर्स का फॉर्मूला तूने पढ़ा था, क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा, पढ़ा था ना फॉर्मूला। अब देखो ये पॉइंट देख लो, लेंथ एल देखो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है ना। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, लेंथ ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो जो फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ ये स्पेशल केस है, ध्यान रखना कि जब लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अब जैसे जैसे कंडक्टर इधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स में उसको भी तो इस तरफ, वो भी इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्या लगाएगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। ना मैं सपोज कर दूं, मैं एक कंडक्टर यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कंडक्टर दिया है मैंने यहाँ पे, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, और ये इधर मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, और ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो व्हेन कंडक्टर moves in magnetic field, free electrons also moves in the direction of conductor। कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे, कंडक्टर के डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो मतलब इसके अंदर सपोज यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज रेस्ट में तो होते ही नहीं। ठीक है, बट जब करंट नहीं है तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है उनकी, जीरो। तो मैं सपोज करता हूँ जो मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, जो मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन है वो भी एक दिखा देता हूँ, वो भी इस तरह मूव कर रहा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की तरह इनसाइड, तो फोर्स निकालते हैं इलेक्ट्रॉन पे, किस तरफ लगेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन पे। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, बट जो हम याद है फोर्स की डायरेक्शन किससे निकालते थे हम, फोर्स की डायरेक्शन निकालते थे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, जिसमें फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, सेंट्रल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब कंडक्टर फील्ड की तरह अंदर, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स किधर लगा, नीचे की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इस केस के लिए मैग्नेटिक फील्ड exert force on free electrons in downward direction।
तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्यू एंड पे, और यहाँ पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कंडक्टर ओवरऑल क्या था, न्यूट्रल था। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड्स एंड क्यू, so Q will acquire negative potential and P will acquire positive potential। समझ आ गई चीज़ की, P पे कौन सा पोटेंशियल आ गया, पॉजिटिव, Q पे कौन सा पोटेंशियल आ गया, नेगेटिव। नो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ लिख दूँ, now due to this potential difference electric field is induced between P and Q, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो नीचे की तरफ। तो P से Q की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई नीचे की तरफ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम P टू Q, और डायग्राम में देखो तो मैं किधर, डाउनवर्ड्स। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन किस तरफ फोर्स लगाएगी, ऊपर की तरफ लगाई। यहाँ तक नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो अब क्या होगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड exert force on free electron in upward direction। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ना फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग गया इधर, सॉरी FE लिख देते हैं इसको, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हमने किससे नोट कर दिया, FE से। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होते जाएंगे नीचे, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, और वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। नो एज इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, ड्यू टू विच फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस। अब मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की वैल्यू तो फिक्स है, कितने मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, अभी मैंने बताया था QVB साइन थीटा, थीटा तो 90 हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे हैं, इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर अंदर, थीटा कितना हो गया 90, तो FB इज इक्वल टू QVB, ये तो फिक्स है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स क्या होती है, देखिए बढ़ती जाती है जैसे जैसे चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। A condition arises at which force due to electric field becomes equal to force due to magnetic field। कि एक कंडीशन आ गई, देखो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स फिक्स है, FB की वैल्यू फिक्स है ना, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे हैं, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो एक कंडीशन आ गई जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के बराबर हो गया। अब इस कंडीशन पे एट दिस स्टेज नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज फ्री इलेक्ट्रॉन, नेट फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन इज 0। कि इस स्टेज पे फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना हो गया, 0। अब फोर्स 0 होगा तो इलेक्ट्रॉन का मोशन अब होगा ही नहीं आगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब जहाँ नेट फोर्स 0 मतलब जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहेगा। नाउ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट मूव टूवर्ड्स Q। जी समझ आ गई, अब इलेक्ट्रॉन ने Q पॉइंट पे मूव करना बंद कर दिया। सो एट दिस स्टेज there will be a potential difference between
पी एंड क्यू की इस स्टेज पे पी और क्यू में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसी को बोलेंगे हम कि हमारी जो ईएमएफ इंड्यूस होगी। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ इंड्यूस्ड ऑफ द सेल, ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द कंडक्टर। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लो कि जैसे ही हमने कंडक्टर को मूव किया तो क्या हुआ, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी इस तरफ गए, उसकी वजह से उसको फोर्स लगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। किस तरफ, नीचे की तरफ। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्योंकि कंडक्टर न्यूट्रल है। जैसे ही इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया, इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, अपोजिट साइड कौन से आ गया, पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रल था तो जितना नेगेटिव आएगा उतना पॉजिटिव आएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती गई तो एक कंडीशन आएगी जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के बराबर। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की कोई मूवमेंट नहीं होगी, मतलब क्यू की तरफ नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन वैसे कोई रेस्ट में नहीं होता, पढ़ चुके तुम थर्ड चैप्टर में। बट जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना, उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, जीरो। इस कंडीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन क्यू की तरफ मूव नहीं करेगा। इस कंडीशन में पी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्यू पे क्या आ गया, नेगेटिव। पी एंड पे पॉजिटिव, क्यू एंड पे नेगेटिव। उसकी वजह से क्या आ गई, ईएमएफ इंड्यूस होगी अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रोड। ठीक है, अब मैं इसी का फॉर्मूला निकालना है, तो पहले इसको नोट कर लो। अब मुझे निकालना है ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, उसका फॉर्मूला निकालना है। उसके ऊपर बड़े न्यूमेरिकल आते हैं सीबीएसई में। अब ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला निकालना है, तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कब आई थी, मतलब नेट फोर्स जीरो कब हुआ था, जब फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आया था वो किसके बराबर हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड के। उसका इलेक्ट्रॉन को मोशन नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स आया था, Q इंटू ई, पढ़ चुके तुम फर्स्ट चैप्टर में। Q इज द टोटल चार्ज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय कंडक्टर में, एंड इट इज QVB। Q से Q कैंसिल, तो E विल बी इक्वल टू V इंटू बी। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड द कंडक्टर। ठीक है, हेयर V इज वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। अब इसके बाद देखो, लेट EMF E एप्सिलॉन इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, और आई कैन से इट इज EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो तुमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में रिलेशन पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। ठीक है, तो अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E dr, चेंज कितना डिफरेंस है दोनों में, लेंथ L का। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, देखो, एप्सिलॉन बाय L दैट इज इक्वल टू B इंटू V। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दी, E की वैल्यू, तो EMF will be equal to BLV. So this will be the formula for EMF induced across the ends of conductor. अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये फॉर्मूला है ये तब है when B, L and V are mutually perpendicular to each other। कि जब ये तीनों चीज़ें आपस में परपेंडिकुलर हो तब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़, तो ये फॉर्मूला नोट कर लो। अब हमारा EMF इंड्यूस का फॉर्मूला क्या आ गया, इस केस में फॉर्मूला आ गया हमारा BLV। तो अगर इस डायग्राम की बात कर रहे हैं तो P पे कौन सा, ये हटा दूँ, P पे कौन सा पोटेंशियल आ गया, पॉजिटिव। Q पे कौन सा पोटेंशियल आ गया, नेगेटिव। अगर यहाँ से एक सर्किट जोड़ दूँ मैं, रेजिस्टेंस R ले आऊँ, तो क्या इसकी वजह से करंट फ्लो शुरू हो जाएगा, रेजिस्टेंस R, इसकी वजह से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा I, एंड इधर से यहाँ पे I, यहाँ पे I और इधर I। ठीक है, अब बच्चे बोलते हैं सर करंट फ्लो करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आपने यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों ले लिया। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस तरफ गया था, नीचे की तरफ। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है, करंट किस तरफ जाएगा,
ऊपर की तरफ, कहो नेगेटिव से पॉजिटिव। ऐसा क्यों हुआ देख लो, ये रजिस्टर है, ये मैंने यहाँ पे सेल बनाया, 3rd चैप्टर में पढ़ाया था, याद है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो आउटसाइड द सर्किट करंट कहाँ से फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इनसाइड द सर्किट इज करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो वही है कि ये जो है ये एक एपरेंट बैटरी की तरह तो काम कर रही है, एंड मिल गया, तो यहाँ पे करंट क्या आएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो एक करंट की डायरेक्शन ऐसे निकल गई। एक करंट की डायरेक्शन निकालने का रूल होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड, कि तीनों फिंगर्स को पकड़ो अपने, जब तुम्हारी तीनों फिंगर्स परपेंडिकुलर हो, ठीक है, जिसमें थंब देगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, थंब देगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। 4 फिंगर वही सेम, फील्ड की डायरेक्शन, 4 फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, सेंट्रल फिंगर will give the direction of induced current। फील्ड अंदर की तरफ, मोशन इधर, देख लो फील्ड को फिक्स करो, मोशन इधर इधर क्रॉस मूव करिए, करंट की डायरेक्शन किधर, ऊपर की तरफ, देखो ऊपर की तरफ आ गई थी। तो लोरेंट्ज फोर्स की हेल्प से भी हमने करंट की डायरेक्शन निकाल ली, किधर आई थी, इलेक्ट्रॉन नीचे तक, करंट की तरफ ऊपर, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से भी मैग्नेटिक फील्ड इधर, मोशन किधर, इधर, करंट अपने आप आ गया ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले फील्ड को फिक्स करो, फिर जिस तरह मोशन है उस तरफ हमको लेके जाओ, सेंटर फिंगर अपने आप करंट की डायरेक्शन में आ जाएगी। बट ये फॉर्मूला तभी अप्लाई हो सकता है जब लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तभी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो डेरिवेशन की हमने किया यूजिंग द लोरेंट्ज फोर्स। अभी हम इसकी डेरिवेशन करेंगे यूजिंग द फैराडेज लॉ। पहले इसको नोट कर लो। अब हम निकालते हैं फॉर्मूला मोशन ईएमएफ का यूजिंग फैराडेज लॉ। ठीक है, वही सेम सिचुएशन लेते हैं कि सपोज ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ये कंडक्टर। अब मुझे इसके लिए एक लूप चाहिए, तो मैं ये कैसे लूप बना लेता हूँ। ये सपोज ये पी क्यू कंडक्टर है, इसकी लेंथ एल है। ठीक है, पी क्यू कंडक्टर, उसकी लेंथ एल, और इसको मैं इस तरफ मूव कर रहा हूँ वेलोसिटी वी से। पहले हमने उस तरफ किया था, मैं इस तरफ कर लेता हूँ वेलोसिटी वी से, और ये आ गया यहाँ पे सपोज ये आर एस। तो ये एक फ्रेम है ये, जिसमें 3 कंडक्टर जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये कंडक्टिंग फ्रेम है जिसपे मेरा जो पी क्यू कंडक्टर है ये स्लाइड कर सकता है, कि इट इज़ फ्री टू स्लाइड, इस तरफ भी, राइट की तरफ भी और लेफ्ट की तरफ भी। ठीक है, अब जब ये स्लाइड करेगा, अब मुझे निकाल मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला याद है कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है। जब ये ऐसे आगे की तरफ आता जाएगा, तो क्या इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस लूप से कम होती जाएंगी, इस सरफेस से। इस सरफेस से अगर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है तो मतलब फ्लक्स कम होगा। कि सपोज अभी ये यहाँ पे है, ये मूव करके यहाँ पे आ जाए, तो फ्लक्स लिंक तो इतने से ही एरिया से आएगा ना, क्योंकि यही है एरिया। तो अब जैसे ही फ्लक्स कम होगा तो क्या इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो मैं सपोज करता हूँ कि किसी इंस्टेंट पे इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी है, x, और जैसे जैसे वो आगे की तरफ मूव करेंगे इसके बीच में सेपरेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो लेट एट एन इंस्टेंट separation between PQ and RS is x। ठीक है, तो when conductor PQ slides towards RS, flux linked with the circuit decreases। डिक्रीज करेगा ना, डिक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि एरिया डिक्रीज कर रहा है।
ड्यू टू विच EMF इज इंड्यूस्ड। कौन सा लॉ? फेराडेज लॉ, फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो पता लग गया EMF इंड्यूस हो गया, उसका फॉर्मूला निकालते हैं। तो इस इंस्टेंट पे हम फ्लक्स निकालते हैं कितना लिंक है। तो एट दैट इंस्टेंट फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? फाई बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड के लिए, बट मैं सिंपल फाई लिख देता हूँ, बी ए कॉस थीटा। अब इसका थीटा किस तरफ? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, थीटा भी किस तरफ? अंदर की तरफ। ये एरिया इसके परपेंडिकुलर वेक्टर, तो थीटा कितना हो गया? 0। तो फाई विल बी इक्वल टू बी, एरिया कितना इस टाइम पे, इस इंस्टेंट पे, लेंथ L, ब्रेथ x, तो L इंटू एक्स इंटू में cos 0। तो फ्लक्स कितना आ गया? BLX। और फ्लक्स इससे क्या हो रहा है? फ्लक्स इससे कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो निकालते हैं EMF कितनी इंड्यूस हुई किसी भी इंस्टेंट पे। नाउ EMF इंड्यूस्ड इन कोयल एट एनी इंस्टेंट, तो हम बोलेंगे इसको इंस्टेंटेनियस EMF निकालते हैं हम। तो इंस्टेंटेनियस EMF E विल बी इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, विच इज फैराडेज लॉ। हमें फैराडेज लॉ की हेल्प से प्रूव करना है, तो फ्लक्स की वैल्यू पुट कर दो। E विल बी इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ BLX। अब देखो, क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई? नहीं। लेंथ चेंज हुई? नहीं। चेंज क्या हो रहा है? X। तो मैं क्या करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकाल लिया, L को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा? माइनस डी एक्स बाई डी टी। अब देखो, ये वेलोसिटी के साथ ये पोजीशन चेंज हो रही है ना इसकी x। तो हमने पढ़ा था +1 में कि वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दैट v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। इस कंडक्टर की डिस्प्लेसमेंट x ही है ना, किस वेलोसिटी मूव कर रहा है? v से, तो v आई कैन राइट डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ नेगेटिव साइन और लिख देता हूँ मैं। नेगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि जो x है ये कंटिन्यूसली जब कंडक्टर इधर जाएगा वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। नेगेटिव साइन क्यों आया? बिकॉज x इज डिक्रीजिंग, कि x की वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो EMF फॉर्मूला क्या आ गया? EMF फॉर्मूला आ गया BLV। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस EMF। देखो सेम फॉर्मूला आ गया ना, वो हमने किया था किसकी हेल्प से? लॉरेंट्ज फोर्स की हेल्प से। किससे किया हमने? फैराडेज लॉ की हेल्प से। क्लियर? दोनों मेथड में से CBSE कोई भी मेथड पूछ सकती है कि विद द हेल्प ऑफ फैराडेज लॉ ड्राइव करो या विद द हेल्प ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स ड्राइव करो। और अगर कुछ नहीं पूछा हो तो अपनी मर्जी से कोई भी मेथड कर देना। अब अगेन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मोशन इधर, तो करंट किस तरफ? नीचे की तरफ। तो इस कंडक्टर में करंट आएगा इस तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है, क्लियर? तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये मेथड है बाय द फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड EMF। नोट कर लो इसे। अब हमने निकालना है क्या? EMF निकाल ली। अब निकालते हैं करंट इंड्यूस्ड इन द सर्किट। कि सपोज करते हैं ये वही केस ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड है। जब हमने देखा था कि जैसे ही हमने कंडक्टर को मूव किया था इस तरफ, ये आगे आर्म PQ, तो इसमें करंट पास कर रहा था। याद है किस तरफ आया था? डायरेक्शन इस तरफ ही आए थे ना, नीचे की तरफ। सॉरी, ये ऐसे करंट, और यहाँ पे पॉजिटिव आया था, यहाँ पे नेगेटिव, और ये वेलोसिटी v। राइट हैंड रूल से देख लो। ठीक है, फील्ड अंदर की तरफ, फील्ड अंदर की तरफ, थंब इधर, करंट किस तरफ आया? नीचे। अब हमने करंट का फॉर्मूला निकालना है। सपोज जो मेरा R है दैट इज अवर रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। R क्या है हमारा? रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इस सर्किट की रेजिस्टेंस। ठीक है, PQRS की। तो I का फॉर्मूला विल बी इक्वल टू EMF इंड्यूस अपॉन में R। अब एंड P पे कितनी EMF आई थी? PQ पे, दैट इज E। तो E का फॉर्मूला क्या था? BLV बाय R। तो दिस विल बी द करंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अगर इसमें रेजिस्टेंस, हम बेसिकली जो क्वेश्चन दिया था हमें दिया था कि R जो है सिर्फ इसी आर्म की रेजिस्टेंस है, तो हम इसी के लिए सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, कि सपोज R जो है पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस है और वो सिर्फ PQ की रेजिस्टेंस है, बाकी कंपोनेंट की रेजिस्टेंस क्या ले लेते हैं? निग्लिजिबल। तो पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट
कि करंट आई फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस आर है, तो पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। तो पी विल बी इक्वल टू आई की वैल्यू पुट कर दो बी एल वी अपॉन में आर का स्क्वायर इंटू आर, तो दैट विल बी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर से एक आर कैंसिल, तो क्या आ गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। दिस इज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। अब इसके बाद ध्यान से देखो, एक चीज़ दिखानी है मैंने तुम्हें, क्या जैसे ही किसी हमने देखो जैसे ही हमने इस कंडक्टर को मूव किया ऐसे, इसमें करंट आ गया आई, ठीक है। जैसे हमने इसको वी वेलोसिटी इधर मूव किया, उस आई का फॉर्मूला क्या है बी एल वी बाई आर। अब जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखे उसमें फोर्स लगता है, हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को पहले कि व्हेन एवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर is placed in magnetic field it experience force, जिसका फॉर्मूला होता है आई एल बी साइन थीटा। पढ़ चुके हैं इस चीज़ को हम पहले 4th चैप्टर में। अब इस कंडक्टर में भी करंट पास कर रहा है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, कि कितना फोर्स लगा कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब देखो करंट कितना है आई, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बी, तो फोर्स, अब एंगल कितना है, करंट आई नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड थीटा कितना है 90, तो कितना फोर्स लगेगा इसको, फोर्स लगेगा आई एल बी साइन 90, क्योंकि इसकी लेंथ एल ली थी हमने, तो एफ विल बी इक्वल टू आई की वैल्यू पुट कर दो बी एल वी बाई आर इंटू एल इंटू में बी, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी बाई आर, इतना फोर्स लगेगा। और इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था, इस फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं फ्लेमिंग फोर्स की डायरेक्शन, ध्यान रखना लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल से वी विल गेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मूविंग चार्ज और करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड रूल से वी विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। लेफ्ट हैंड लगाओ, फील्ड अंदर की तरफ, करंट नीचे, फोर्स इधर, तो ये फोर्स लगा कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इसको मैं एफ बी लिख देता हूँ। अब देखो हमने पढ़ा था ना कि जिस रीजन से ईएमएफ करंट बन रहा है वो उसको अपोज करता है, हम इधर लेके जा रहे हैं, इसी की वजह से करंट आ रहा है, तो ये फोर्स इधर लग रहा है, तो इसको अपोज कर रहा है इसके मोशन को। बताया था ना लेंस लॉ के अकॉर्डिंग कि जो करंट इंड्यूस होता है वो अपने जिस रीजन से बन रहा है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, तो वही रीजन है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वी वेलोसिटी इधर मूव करे, मैग्नेटिक फील्ड इसको इधर फोर्स लगा रही है। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। ये फोर्स किधर लगा, राइट की तरफ। नाउ इफ कंडक्टर हैज टू बी मूव्ड with uniform velocity, तो नेट फोर्स ऑन कंडक्टर मस्ट बी 0, कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0। नेट फोर्स 0 कब होगा, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स लगाया, इधर की तरफ हम फोर्स लगा दें एफ अप्लाइड, और कितना इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। So we must apply force equal and opposite to FB, तभी कंडक्टर मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो F applied will be equal to B स्क्वायर L स्क्वायर V by R, एंड किस तरफ, लेफ्ट की तरफ। अब जब हम फोर्स लगाएंगे तो हम भी कुछ इसको पावर हमारी कंज्यूम होगी ना, हम वर्क डन करेंगे तो हमारी पावर कंज्यूम होगी, तो देखते हैं। नाउ पावर डिलीवर्ड इन मूविंग द कंडक्टर, कि मुझे कितनी पावर सप्लाई करनी पड़ी कंडक्टर को मूव करने में,
तो एक पावर का फॉर्मूला होता है, याद है, फोर्स इनटू में वेलोसिटी, ठीक है। तो पावर विल बी इक्वल टू फोर्स कितनी, बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी बाय आर इंटू में वी। तो पावर कितनी आ गई, पावर आ गई बी स्क्वेयर एल स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाय आर। तो इतनी पावर मुझे चाहिए कंडक्टर को मूव करने के लिए। आप देखो एक बड़ी अच्छी चीज़ आ रही है, ये एक्सप्रेशन फर्स्ट, ये एक्सप्रेशन सेकंड। ये पावर कंडक्टर में डिसिपेट हो रही थी, मतलब यूज़ हो रही थी। ये पावर हमें मिली है, हमें चाहिए, हमने सॉरी ये पावर हमने सप्लाई की है, ये पावर हमें मिली है कहाँ से। तो देखो जितनी मैंने पावर सप्लाई की, क्या उतनी मुझे पावर आउटपुट मिल गई। तो मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी वोलेट नहीं हो रहा कि जितनी हमने एनर्जी सप्लाई की उतनी हमें एनर्जी मिल रही है। पावर इज एनर्जी सप्लाइड और एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। तो जितनी पावर हमने सप्लाई की उतनी पावर हमें मिल रही है, मीन लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी वोलेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो नोट कर लो इसको। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही पढ़ना है हमने। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है। एंड फॉर्मूला हमने क्या ड्राइव किया, E इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी। ये ध्यान रखना, फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ एंड वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, ठीक है, तब अदरवाइज फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। और करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। दो, पहला हमने मेथड पढ़ा लोरेंट्ज फोर्स वाला, सेकंड पढ़ा फैराडेज लॉ पढ़ा। देन हमने पढ़ा कि उस कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी, उस अगर हमें उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रखनी है तो हमें भी कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने देखा कितनी पावर हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, फिर हमने निकाला कितनी पावर कंज्यूम हो रही है, तो हमने देखा बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी इज कंजर्व, ठीक है।